जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा है मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग 2 क्लास डिस्कस कर लिए थे और आज हमारा ये तीसरा क्लास है। मैं अमन सर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज की क्लास की शुरुआत एक खूबसूरत लाइन से करते हैं। तो गिरने से डर मत, गिरने से डर मत, हर चोट सबक बन जाती है। गिरने से डर मत, हर चोट सबक बन जाती है। कोशिशें ही वो चाबी है, कोशिशें ही वो चाबी है जो मंजिल तक पहुंचाती है। तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत हम अपने आज प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का तीसरा क्लास करते हैं। दोस्तों आज का क्लास हम लोग का पहला टॉपिक है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे 2 समतल दर्पण रखा जाएगा और दोनों समतल दर्पण के बीच में देखना है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे कि जब 2 दर्पण समांतर हो। तो एक समतल दर्पण इस तरह से ले लेते हैं और दूसरा समतल दर्पण इस तरह से ले लेते हैं। ये दोनों समांतर है। समांतर है मतलब इस दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। जी हाँ, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों समांतर है और इसके बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर 360 बटा थीटा। तो थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री है, तो थीटा का मान जब 0 डिग्री रखेंगे तो 360 बटा 0 यहाँ पे अपरिभाषित या फिर अनंत हो जाएगा। तो इस केस में प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी अनंत। जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे से समांतर हो तब उसके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस देखते हैं। जब 2 समतल दर्पण कुछ कोण पर हो, जब 2 समतल दर्पण कुछ कोण पर हो तो एक समतल दर्पण इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा समतल दर्पण इस तरह से ले लेते हैं और इसके बीच में मान लेते हैं कोण है ये थीटा। तब इसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला है n बराबर 360 बटा थीटा करना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 केस बनेगा। यदि n बराबर सम संख्या हो, n का मान क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबिंब की संख्या क्या लिखेंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, तो 360 बटे थीटा कर देंगे -1। 360 बटे थीटा क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2 समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से निकालना है n बराबर 360 बटे थीटा। ठीक, तो थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 360 में बटा 60 करते हैं तो आ जाता है n बराबर 6। अब ये देखना है n क्या है, तो ये n सम संख्या है। तो अगर n बराबर हो जाए बच्चों सम संख्या, तब प्रतिबिंब की संख्या बराबर लिखना है n-1। तो n का मान आ गया 6 और 6 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस केस में प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 5। आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा कि अगर n का मान सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा और कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अगर n का मान निकालने पर आ जाए विषम संख्या,
n का मान क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए। ठीक है, तो n बराबर 360 बटा थीटा करे तो यहाँ से कौन सा संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, मतलब 3, 5, 7 इस तरह से आ जाए। ठीक, तो फिर से यहाँ से दो केस बनेगा, विषम संख्या में भी कितना केस बनेगा, दो संख्या बनेगा। एक बनेगा सममित का और दूसरा बनेगा असममित का। ठीक है, सममित का और दूसरा असममित का। तो अगर सममित हुआ तो प्रतिबिंब की संख्या अलग होगा और अगर असममित हुआ तो प्रतिबिंब की संख्या अलग होगा। ठीक, तो सममित क्या है, सममित का मतलब समझते हैं, अगर दो दर्पण के बीचों बीच अगर कोई वस्तु रखा हो तो ये अगर थीटा है तो ये भी होना चाहिए थीटा। तो दोनों कोण अगर बराबर है, अगर बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है तब इसको कहते हैं सममित। तो सममित के केस में प्रतिबिंब की संख्या n बराबर फिर से लिखेंगे 360 बटे थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 बटे थीटा माइनस 1। और अगर असममित है तो असममित में क्या होगा, तो असममित किसे कहेंगे, तो दो प्रतिबिंब के बीच में अगर कोई वस्तु रखा है तो यह कोण बराबर नहीं हो, ये मान लीजिए ऊपर में अल्फा है और ये बीटा है, तो जब इस दर्पण के बीचों बीच कोई वस्तु नहीं रखा हुआ रहेगा तब उसको असममित कहेंगे। ठीक, बीचों बीच रखा हुआ रहेगा तो सममित और अगर बीचों बीच नहीं रखा हुआ रहेगा तो असममित। तो इस केस को हम लोग कहते हैं असममित। तो असममित के केस में प्रतिबिंब की संख्या n बराबर हो जाता है 360 बटे थीटा, इसमें घटाना नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे, ना सममित कहे ना असममित कहे, तो आपको सममित मान के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो क्या मान के चलेंगे, सममित मान के चलेंगे। ठीक है, तो एक विषम संख्या वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण है, इसके बीच का कोण 120 डिग्री है। ठीक है, तो निकालना है कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो निकालते हैं n बराबर 360 बटा थीटा करते हैं, 360 बटा थीटा 120 है, इसको निकालेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 3। तो n बराबर आ गया 3। ठीक, तो 3 क्या है, विषम संख्या है। अब इसमें कुछ नहीं कहा है तो हम लोग सममित मान के चलेंगे, और जब सममित मान के चलेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर n-1। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर n-1। तो n आ गया 3, अब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस केस में प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग सीख लिए हैं कि n का मान अगर सम हो या n का मान विषम हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, अगला दर्पण हम लोग पढ़ते हैं परवलयकार दर्पण। अगला दर्पण क्या पढ़ेंगे, परवलयकार दर्पण। ठीक है, तो ये क्या है, तो यह एक वक्राकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह परवलय के आकार का होता है। परवलय मतलब पाराबोला के आकार का होता है। तो परवलय किसे कहते हैं, तो इस तरह के दर्पण को परवलय दर्पण कहते हैं। ये परवलयकार दर्पण है, ये ज्यादा झुका हुआ रहता है। ठीक है, ये परवलयकार दर्पण है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलय के जैसा हो उसे परवलयकार दर्पण कहते हैं। तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए हम यहाँ पे बता दिए हैं। यह दूर से आ रही प्रकाश या रेडियो तरंग को एक बिंदु पर केंद्रित करती है और वह बिंदु कौन सा है, तो फोकस है। अगला पॉइंट है फोकस बिंदु से निकलने वाली किरणों को, अगर इसके फोकस से कोई किरण निकलती है तब उसे समांतर किरण के रूप में आगे भेजती है। चलिए अब शुरुआत करना है हम लोग को गोलीय दर्पण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ही हम लोग को ज्यादा पढ़ना है। गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी
खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह रजतित होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह रजतित होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए एक खोखला गोला लेना होता है। ये खोखला गोला है, ठीक, ये खोखला गोला है। खोखला गोला के एक सतह को रजतित कर देना है और दूसरा सतह परावर्तक रहेगा। तो इस खोखले के इस भाग को अगर रजतित कर देते हैं, रजतित का मतलब चांदी का परत होता है या इसी को कलई भी कहते हैं, ये सब बता चुके हैं। और इसके इस भाग को रजतित कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से काट देते हैं, ये इधर से काट देते हैं, ये इधर से काट देते हैं। तो यहाँ से हमें दो दर्पण प्राप्त होगा। एक दर्पण कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और ये दर्पण कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें दो दर्पण प्राप्त होगा। मतलब गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? दो प्रकार का। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इसको कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब समझते हैं अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए बच्चों इस तरह से एक खोखले गोले का भाग ले लेंगे और इस भाग के बाहरी सतह को रजतित कर देंगे। बाहरी सतह को रजतित करेंगे या कलई करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? चांदी का परत। इसी को कहते हैं चांदी का परत। तो अगर किसी दर्पण का बाहरी सतह या उठा हुआ सतह या उभरा हुआ सतह रजतित हो तथा आंतरिक भाग या धसा हुआ भाग परावर्तक हो, तब इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रजतित हो तथा धसा हुआ भाग या आंतरिक भाग परावर्तक हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब समझते हैं उत्तल दर्पण। तो ये किसी खोखले गोले का भाग लेकर के इसके आंतरिक भाग को रजतित कर देते हैं या धसा हुआ भाग को रजतित कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग या आंतरिक भाग रजतित हो तथा उठा हुआ भाग परावर्तक हो, तब उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोनों दर्पण समझ में आ गया होगा। वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग या बाहरी भाग रजतित हो तथा धसा हुआ भाग परावर्तक हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग रजतित हो और उठा हुआ भाग परावर्तक हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इसमें गोलीय दर्पण में क्या क्या टर्म आता है, क्या क्या पद आता है। ठीक है, तो एक पहले हम लोग खोखला गोला बना लेते हैं। ये खोखला गोला है। इस खोखला गोला के इस भाग को रजतित कर देते हैं या कलई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसको रंगेंगे, इसको रजतित करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस खोखला गोला का कहीं केंद्र होगा, इस गोला का केंद्र यहाँ होगा। इस गोला का जो केंद्र होगा, इस गोला के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, खोखला गोला के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसे सी से सूचित किया जाता है। तो यही वक्रता केंद्र अवतल दर्पण का भी होता है और उत्तल दर्पण का भी होता है। दोनों का यही कहलाता है वक्रता केंद्र। ठीक, दूसरा पॉइंट है ध्रुव। इस अवतल दर्पण के जो मध्य बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है। इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और अगर उत्तल दर्पण का देखना है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से। तो दर्पण के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु हो गया, इसे ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ से ध्रुव और
वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को, सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष या इसी का दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला बिंदु समझते हैं। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोला के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस गोला का त्रिज्या ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इस त्रिज्या को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसे सूचित करते हैं आर से। ठीक है। तो यहाँ तक आशा समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला पॉइंट समझते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या है? तो इस गोलीय दर्पण का जो चौड़ाई है, तो यहाँ मान लेते हैं m और ये मान लेते हैं m डैश। ये एक दर्पण है। इस दर्पण को काट के निकाला जाए तो ये ऐसा बनेगा। इसको मान लेते हैं m और m डैश। यही m और m डैश ये दर्पण का चौड़ाई कहलाएगा। इसी चौड़ाई को कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है। तो गोलीय दर्पण के द्वारक से ही प्रकाश की किरण का वास्तविक परावर्तन होता है। तो गोलीय दर्पण के जिस भाग से वास्तविक परावर्तन होता है उसे हम लोग द्वारक कहते हैं। आशा है यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग समझते हैं फोकस। गोलीय दर्पण का फोकस क्या है? ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। तो एक यहाँ पे अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं और दोनों में समझने का प्रयास करते हैं कि फोकस क्या है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण के इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। यह मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। ठीक। इसी तरह से यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पे इधर इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक। तो गोलीय दर्पण में अभी जो फिगर हम देखे थे उसमें अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र बायां तरफ था और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दायां तरफ था। इसको याद रखना है। अवतल का वक्रता केंद्र बायां तरफ और उत्तल का वक्रता केंद्र दायां तरफ। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वक्रता केंद्र किधर होगा। तो वक्रता केंद्र निकालने के लिए आपको जो दर्पण दिया रहेगा उस दर्पण को वृत्त बना देना है, गोल कर देना है। तो यहाँ से जब इसको ऐसे गोल करेंगे, इसका केंद्र इधर हो गया, और जब इसको यहाँ से वृत्त बनाएंगे इसका केंद्र यहाँ हो गया। तो यहाँ से अवतल का केंद्र बायां तरफ और उत्तल का केंद्र दायां तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे एक किरण ले लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। परावर्तन मतलब टकरा करके वापस जाना, है ना। किसी भी दर्पण से अगर प्रकाश टकरा के वापस जाती है तब इसी को परावर्तन कहते हैं। यहाँ से टकरा के जब ये वापस लौटेगी, वापस लौटते समय मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर काटेगा यही इसका हो जाएगा फोकस। तो फोकस को सूचित करते हैं F से। ठीक है। ये हो गया फोकस। इसी तरह से अगर आपको निकालना है कि उत्तल में फोकस कहाँ होगा, तो अब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को लाते हैं। अब यहाँ से लाने के बाद क्या होगा, तो उत्तल दर्पण से जब यहाँ से किरण आएगा तो ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ऐसे चला जाएगा, ऊपर तरफ चला जाएगा। ठीक। इसको जब पीछे खींचेंगे डॉट लाइन से, दर्पण के पीछे हमेशा डॉट लाइन से दिखाना है। ये लग रहा है यहाँ से आ रहा है तो यहाँ यही इसका हो जाएगा प्रतिबिंब। तो इसमें किरण लग रहा है कि इस बिंदु से निकल के वापस जा रहा है, तो जहाँ से ये निकलता हुआ प्रतीत होगा इसे हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है।
अब इसमें एक शब्द और समझ लेते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, और ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस दूरी बायां तरफ और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दायां तरफ। फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अवतल का फोकस दूरी बायां तरफ है, इसलिए ये ऋणात्मक माना जाता है, और उत्तल का फोकस दूरी दायां तरफ है, इसलिए इसको धनात्मक माना जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। बच्चों यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। समझते हैं इसको। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में बना लेते हैं, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब ये सब चीज को पढ़ लिया हम लोग। दर्पण ये मान लेते हैं एम और एम डैश। तो अवतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इस तरह से अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है, तो अवतल दर्पण इस किरण को एक जगह पर अभिसरित करती है, मतलब एक जगह पर मिलाती है। तो एक जगह पर अभिसरित करने के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण का बात करें, तो उत्तल दर्पण में ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद निकल के फैल जाती है, मतलब अपसरित हो जाती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपसरित हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आशा है आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। तो अगले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच संबंध देखेंगे और सिद्ध करेंगे हम लोग F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो प्रकाश के परावर्तन में टोटल बच्चों 5 से 6 क्लास लगेगा, तो 3 क्लास हो चुका है, 3 क्लास और लेंगे। इसके बाद फिर 2 क्लास इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।